नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सब लोगों के बीच में लेके आया हूँ इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की क्लास, जो कि आप लोगों की कंटिन्यूअसली एमसीक्यू की क्लास चल रही है। उसी क्लास को पुनः आपको जो है कि आगे बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। आप लोग देख रहे हो जैसे कि थंबनेल पे लिखा हुआ है कि आप लोगों की जो है कि 15वीं क्लास है, ठीक है। तो ये क्लास 15वीं होगी, जैसा कि मैं पिछली क्लास में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये क्लास जो होगी 15वीं क्लास, आपका जो थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर का एक इसमें जो है कि कंप्लीट हो जाएगा। और दो चार क्वेश्चन हो सकता है आपका फोर्थ सेमेस्टर का भी आ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बाद जो आपकी 16वीं क्लास होगी वो किससे रिलेटेड होगी, आपके फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड होने वाली है। और जिन भाइयों को यदि मैं डायरेक्टली जो है कि ये 15वीं क्लास देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, तो उनसे उनसे उनको क्या है भाई, थोड़ा सा आप जो है कि यदि एक से लेके जो 14वीं क्लास तक है उसको कंप्लीटली देख लोगे तो ये जो मैं बताने वाला हूँ काफी जो है बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। काफी बेहतर समझ में आएगा। चलो, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। मेरे भाई लोग जिनको ऐसा लगता है कि वो जो है कि कुछ अपने से एफर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि देखो हम तो भाई आप लोगों की एमसीक्यू की सीरीज जितना हमसे हो सक रहा है आपके एग्जाम में जो आने वाला है काफी जो है आपके लिए कर ही रहे हैं। बट हाँ, यदि आप चाहते हो कि अपने से कुछ ज्यादा एफर्ट करना चाहते हो कि हाँ सर आप जो करा रहे हैं वो ठीक है, मैं अपने से भी कुछ करना चाहता हूँ ताकि मेरे जो है एग्जाम्स में काफी नंबर अच्छे हैं, तो उनके लिए क्या है भाई, आप गूगल पे जाओगे और एड्रेस बार में लिखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हो www.globaliti.org। और जैसे ही ये हमारी वेबसाइट को आप ओपन करोगे तो जो स्क्रॉल यहाँ पे खुल के आ रहा है सेम दैट आपके भी मोबाइल पे ही स्क्रॉल खुल के आएगा। और आप यदि चाहते हो कि आप जो टेस्ट फ्री लिखा है ना, आईटीआई निमी मॉक टेस्ट 2025 फ्री, यानी यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएगा। बाकी जो है कि पीडीएफ वगैरह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको किसी भी आईटीआई से रिलेटेड आपको जो है कि सब रिजल्ट डाउनलोड करना हो या फिर क्वेश्चन पीडीएफ हो या फिर कोई डीजीटी जो है नया अपडेट बताता है, तो हर एक चीजें आप लोगों को यहीं पे देखने को मिल जाएगी। मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे भाई, ठीक है। चलो, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए, कुछ लोगों का कमेंट आता है सर ये तो रोज ही बताते हैं, खैर छोड़ो। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आपकी क्लास। और आपकी क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी भाइयों के सामने रहा, देखो और बताओ क्या है। देखो भाई, विच एक्ट्स एज बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर, यानी इनमें से वह कौन सा डिवाइस है जो कि इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों की तरह कार्य करता है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज बता दूं मेरे भाई, पहली बात एक चीज बता दूं कि कितने भाइयों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा इन्वर्टर और कन्वर्टर में। इसमें इन्वर्टर और कन्वर्टर में, तो देखो आप लोग सुने होंगे कि भाई हमारे घर में इन्वर्टर लगा है। तो इन्वर्टर आप जानते हो कब करता है, जब लाइट चली जाने के बाद काम करता है। तो आप सबको पता होगा कि आपके घर में जितने भी इक्विपमेंट्स लगे हैं सारे जो है कि एसी भी काम करने वाले हैं। इसका मतलब जो है कि जो इन्वर्टर है हमको एसी देगा। इसका मतलब है कि जो आपका इन्वर्टर है वो डीसी को कन्वर्ट करेगा एसी में, और जस्ट इसका उल्टा जो कन्वर्टर है वो एसी को कन्वर्ट करेगा किसमें, डीसी में। और कन्वर्टर जो काम करता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम, वही तो आपका रेक्टिफायर करता है भाई। हाँ भाई, वही काम तो आपका रेक्टिफायर करता है, जिसको आप हिंदी में दिष्टकारी बोलते हो, ठीक है। वही काम कौन करता है, रेक्टिफायर। तो आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सा डिवाइस है जो रेक्टिफायर यानी कन्वर्टर तथा इन्वर्टर दोनों की तरह कार्य करता है। तो आप बताओ मेरे भाई कौन सा कार्य करता है, तो वो आपका है सिंक्रोनस कन्वर्टर। क्या भाई, सिंक्रोनस कन्वर्टर, यानी सिंक्रोनस कन्वर्टर कन्वर्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसको आप एसी दोगे तो उसको डीसी में कन्वर्ट करेगा, और डीसी दोगे तो आप एसी में कन्वर्ट करेगा। तो ये है आपका सिंक्रोनस कन्वर्टर। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का भाई राइट आंसर है। चलो अगला देखो, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इन्वर्टर, इन्वर्टर का काम क्या है। अभी मैं बताया, बिल्कुल इसमें कुछ सोचने वाले की बात ही नहीं कि मैंने नहीं बताया हूं। इन्वर्टर का काम पूछा है भैया डीसी टू एसी, कन्वर्टर का काम पूछा है एसी टू डीसी। तो इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो देख लो, कन्वर्ट ए टू डीसी गलत है। ये तो भाई आपका कन्वर्टर या फिर रेक्टिफायर जिसको आप बोलते हो वो करता है, ठीक।
सेकंड क्या है, कन्वर्ट डीसी टू एसी, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई, राइट आंसर। ये लिखा है देखो, थर्ड साइन वेव को स्मूथ साउटूथ वेव में कन्वर्ट करता है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। कन्वर्ट पल्सेटिंग डीसी इनटू पल्सेटिंग डीसी पल्स, ये भी गलत बात है, ठीक है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी क्या है भाई, राइट आंसर। चलो, ये जो पल्सेटिंग एसी को पल्सेटिंग डीसी में, ये तो चोपर का काम है, ठीक है। तो चलो अगला देखो, विच कन्वर्टिंग डिवाइस कैन बी ओवरलोडेड, यानी इनमें में से कौन सा डिवाइस है जो ओवरलोड किया जा सकता है। ओवरलोड करने का मतलब यह है कि भाई जितना उसकी रेटेड कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा रेटेड कैपेसिटी पे चलाया जा सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक चित्र दिखा देना चाहता हूं। ये क्या है, ये क्या है, देखो लिखा है डायोड, लिखा है, दिख रहा है ना भाई, दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा ही होगा, क्लियर दिख रहा है। चलो, ये क्या है भाई, ये प्रकार का आपका क्या है, रेक्टिफायर है, जिसको आप देखो डायोड ब्रिज लिखा है ना, डायोड ब्रिज, यानी ब्रिज रेक्टिफायर है क्या भाई, ये ब्रिज रेक्टिफायर है। ये ब्रिज रेक्टिफायर ही तो कन्वर्टर होता है, अभी मैं बताया पहले ही क्वेश्चन, रेक्टिफायर जब क्या है, कन्वर्टर है। तो ये क्या है, आपने जो है कि एसी सप्लाई दिया यहाँ पे, और ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है भाई। इसको ये जो है कि आपको वोल्टेज को लो और हाई करने का काम करता है। उसके बाद आपने ब्रिज रेक्टिफायर लगा दिया, और ब्रिज रेक्टिफायर के जो काम करता है वो क्या करता है भाई, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। बाकी इधर यह है कि आपको जब सप्लाई जो मिल गई वो डीसी मिल गई, इसके बाद आप आउटपुट जो चाहना हो चाहे वो ले सकते हो। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि इस उपकरण को आप जो है कि ओवरलोडेड कर सकते हो मेरे भाई। इस उपकरण में ये तो जो कन्वर्टर है सिर्फ और सिर्फ जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, इससे लोड बढ़े घटने से कोई मतलब नहीं है। तो यही आपका कन्वर्टर है, यही आपका कन्वर्टर है, यानी रेक्टिफायर यूनिट, रेक्टिफायर यूनिट या फिर रेक्टिफायर कन्वर्टर, या फिर ठीक है, रेक्टिफायर यूनिट या फिर रेक्टिफायर कन्वर्टर, रेक्टिफायर वाला जो क्या करता है, इसको इसको कितना भी लोड दे दिया जाए इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी जो रोटरी कन्वर्टर है, क्या इसके बारे में मैंने कल नहीं बताया था आप लोगों को मेरे भाई, रोटरी कन्वर्टर के बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी पिछली क्लास में बता चुका हूं कि इसमें क्या होता है कि एक जो है कि आर्मेचर होता है, एक जो है कि स्टेटर होता है, फील्ड वाइंडिंग एंड स्टेटर होता है। आप एसी सप्लाई देते हो तो ये जो है कि विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर एंड ब्रश, कम्यूटेटर और ब्रश की सहायता से आपको डीसी कन्वर्ट करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन वो रोटरी कन्वर्टर है, तो जैसे ही लोड बढ़ेगा या फिर घटेगा तो उसमें जो है कि आपका फ्लक्स जो है कि करंट बढ़ेगा घटेगा, करंट बढ़ेगा घटेगा तो फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा, और फ्लक्स जब घटेगा बढ़ेगा तो भाई जो ईएमएफ घटे बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा कि लोड जो है कि यदि ओवरलोड हो जाएगा तो उसको सहन करने की क्षमता उसमें नहीं रहेगी। तो रोटरी कन्वर्टर ऐसा काम कर ही नहीं सकता। मोटर जनरेटर का भी वही सिस्टम है। मोटर जनरेटर सेट में क्या होता है, मोटर जनरेटर सेट में एक होता है, मोटर लगी होती है एसी मोटर, उसके उसके साथ कपल, उसके साफ्ट के साथ आपका जो जनरेटर होता है वो कपल्ड होता है। तो जब जनरेटर में आप लोड बढ़ाओगे, जब आप जनरेटर में लोड बढ़ाओगे मेरे भाई, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है कि करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो जो है कि साफ्ट पर इसको लोड बढ़ेगा, तो मोटर से जो है कि ओवर सप्लाई लेने लगेगा, तो वो भी क्षमता ये काम जो है कि एक लिमिटेशन से ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो आपका रेक्टिफायर यूनिट है जिसको मैं यहाँ पे दिखाया हूँ, इसको लोड बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपका आंसर नंबर ए राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो, Why exciter is essential to run a synchronous motor, यानी एक सिंक्रोनस मोटर है उसको रोटेट कराने के लिए आपका एक्साइटर क्यों जरूरी होता है। तो क्या मैं आपको इसके बारे में नहीं बताया हूँ, क्या भाई मेरे लोग, क्या मैं आपको इसके बारे में नहीं बताया हूँ कल पिछली वीडियो में, कि सपोज दैट ये मेरा जो है कि एक सिलेंट पोल टाइप क्या है, रोटर है, क्या भैया, सिलेंट पोल टाइप मेरा क्या हो गया, ये रोटर हो गया, ठीक है। मैंने मान लिया ये आपका स्टेटर है, ठीक है। तो एक्साइटर क्यों जरूरी है, तो भाई एक्साइटर होता है क्या ये पहले जानो। एक्साइटर क्या होता है कि जब आपकी सिंक्रोनस मोटर हो या फिर सिंक्रोनस जनरेटर हो, सिंक्रोनस मोटर हो या फिर सिंक्रोनस जनरेटर हो, तो उसमें जो है कि आप जो है कि जो है कि रोटर में फील्ड वाइंडिंग प्रोवाइड करते हो, और उसको जो है कि एक डीसी सोर्स से जोड़ देते हो, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, एक्साइटर। क्या बोलते हैं भाई, उसको ही बोलते हैं एक्साइटर। जो कि अगर पूछ दिया जाए किसी
कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछा होगा कि जो डीसी एक्साइटर होता है वो कौन सा होता है, तो भाई ध्यान देना वो होती है डीसी शंट मोटर। बोले सर डीसी शंट जनरेटर, बोले सर डीसी शंट जनरेटर क्यों यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि भाई जो डीसी शंट जनरेटर है आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि जो डीसी शंट जनरेटर होता है वो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। क्या करता है भाई? कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करता है। इसीलिए आप जो है कि डीसी शंट जनरेटर का यूज करते हो या फिर कोई बैटरी का यूज करते हो। तो बैटरी तो छोटे लेवल पे यूज करोगे, लेकिन जो डीसी शंट जनरेटर होगा वो पावर प्लांट वगैरह में बड़े लेवल पे यूज किया जाता है, क्योंकि वो कांस्टेंट वोल्टेज देता है। इसको ही अपन बोलते हैं जो है कि एक्साइटर। अब भाई बोल रहा है कि इसको चलाने के लिए एक्साइटर ये जरूरी क्यों है? भाई मेरे इसलिए जरूरी है मेरे भाई कि जब जब ये भाई मोटर है, क्या है? मोटर है। ये क्या है? मोटर है। जब आप इसके जो है कि इसके स्टेटर पे जो है कि 3 फेज सप्लाई दोगे मेरे भाई, जब इसके स्टेटर पे 3 फेज सप्लाई दोगे तो इसमें जो फील्ड वो होगा एसी है। जब एसी है तो आपको पता है इंडक्शन मोटर जैसे काम करता था, सेम दैट आपका सिंक्रोनस मोटर भी वर्क, स्टार्टिंग का प्रोसेस लगभग उसी प्रकार है। यानी जब आज फिर से 3 फेज सप्लाई दोगे तो उसमें रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा, और जब रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा इसका मतलब ये है कि इसमें जो है कि एन और एल जो है कि पोल जनरेट होंगे। तो जब पोल जनरेट होंगे तो केवल पोल जनरेट होने से आपका मोटर कभी स्टार्ट होने वाला नहीं है। जब पोल जनरेट होगा तो उसके कारण क्या होगा, जब आपका रोटर है, जब आप इस पे सप्लाई दोगे एक्साइटर के थ्रू, एक्साइटर के हेल्प से आप सप्लाई दोगे तो इसमें भी एन और एस पोल जनरेट होंगे, और ये रोटर के एन और एस पोल स्टेटर के एन और एस पोल से जब लॉक हो जाते हैं तब जो है कि आपका जो रोटर है यानी सिंक्रोनस मोटर है वो घूमना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा भाई एक्साइटर क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसके बराबर भी आपकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बराबर ही इसका फील्ड हो जाए, यानी सिंक्रोनस गति से इसको घुमाने के लिए ही जरूरी होता है आपका एक्साइटर। सिंक्रोनस गति से घुमाने के लिए ही आपकी जरूरी होती है क्या? एक्साइटर। ठीक है, तो देखो कौन सा दिखा रहा है भाई ऑप्शन। मोटर में अधिक लोड ले जाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इंप्रूव द पावर फैक्टर। देखो पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए एक्साइटर के हेल्प से ही पावर फैक्टर इंप्रूव किया जा सकता है। एक्साइटर के हेल्प से ही पावर फैक्टर इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर घटाने बढ़ाने की बात नहीं हुई है। घटाता बढ़ाता तब, ठीक है, तो ये गलत है। अगला देखो, रिड्यूस द लॉस इन मोटर। मोटर में लॉस को कम करने के लिए भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लॉस को कम करने घटाने का कोई पर्पज नहीं उसका। अगला देखो, रन द मोटर एट सिंक्रोनस स्पीड। भाई तो मैं बता रहा हूँ इस मोटर को जो है कि सिंक्रोनस स्पीड पर घुमाने के लिए ही आप क्या यूज करते हो? एक्साइटर यूज करते हो। क्या यूज करते हो भैया? एक्साइटर यूज करते हो। एक्साइटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अगर थोड़ा नहीं समझ में आएगा तो वीडियो जो है कि 15-20 सेकंड पीछे करके देख लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भाई ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलो अगला देखो। विच एप्लीकेशन रिक्वायर ओनली डीसी। वह यानी इनमें से जो ऑप्शन दिया है इन सारे जो काम है जैसे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, वोल्टेज बढ़ाना, इंडक्शन मोटर को चलाना है, और जो है कि रिपल्सन मोटर चलाना, तो इनमें से कौन सा जो है कि एप्लीकेशन है जो सिर्फ और सिर्फ डीसी पे करता है? तो क्या आप लोगों को नहीं पता है मेरे भाई? आप फर्स्ट ईयर में पढ़ो होगे बैटरी, और बैटरी के चैप्टर से ही रिलेटेड होता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई कि किसी एक मेटल पे, किसी एक धातु पे किसी दूसरी धातु की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आप सुने होंगे कि जीआई वायर है। जीआई वायर का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन का मतलब ये हुआ कि आयरन पर जो है कि जिंक की परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो वो वहां पे क्यों किया जाता है? ताकि जो है कि संक्षारण से बचाया जा सके। संक्षारण का मतलब होता है हिंदी में भाई जंग लगना। ठीक है, तो वो अपना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा जो है कि इसमें एप्लीकेशन है जो सिर्फ और सिर्फ डीसी पर करता है। तो मैं भाई ध्यान रखना, ये जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है जो सिर्फ और सिर्फ डीसी पर ही वर्क किया जा सकता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो क्रिया होती है सिर्फ डीसी पे वर्क करता है, एसी पे वर्क करता नहीं है। ठीक है, एक है स्टेपिंग अप वोल्टेज, वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। तो भाई आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। और जो ट्रांसफार्मर होता है सारे भाई जानते हो कि एसी पे वर्क करता है, डीसी पे वर्क करता नहीं है। ठीक है, चलो
अगला है कि ऑपरेटिंग इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को ही तो आप एसी मोटर बोलते हो, इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर को। तो इंडक्शन मोटर भाई हमेशा और हमेशा एसी पे वर्क करती, कभी डीसी पे वर्क करती नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन ऑपरेटिंग रिपल्सन मोटर। क्या मैं पिछली क्लास में आप लोगों को इंडक्शन मोटर के साथ साथ हिस्टैरिसीस मोटर, स्टेपर मोटर, रिलक्टेंस मोटर, रिपल्सन मोटर, जो कि ये एक स्पेशल प्रकार की मोटर होती हैं, इनके बारे में नहीं बताया हूं? आप बोलोगे सर बिल्कुल बताया है। तो ये भी बताया हूं कि ये सब जितनी भी मोटर होती हैं, स्पेशल प्रकार की मोटर, रिपल्सन मोटर, स्टेपर मोटर, हिस्टैरिसीस मोटर, रिलक्टेंस मोटर, रिपल्सन मोटर, ये सब सिर्फ और सिर्फ एसी पे वर्क करती हैं। और ये जो है कि एक प्रकार की सिंक्रोनस मोटर होती हैं। क्या होती हैं? एक प्रकार की सिंक्रोनस मोटर होती हैं। मैं ये भी बताया हूं मेरे भाई, ठीक है। तो ये भी एसी पर का, इसका मतलब ये एसी है, एसी, बाकी बचा डीसी कौन? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो और जवाब दो। व्हाई द एलईडीज आर डिवाइडेड एज कन्वर्टर इन रेक्टिफायर डायोड। यानी जो क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो आप रेक्टिफायर डायोड बनाते हो, जो रेक्टिफायर टाइप डायोड बनाते हो, जैसे कि रेक्टिफायर टाइप डायोड का मतलब ये हुआ, ये जो मैं आपको बताया था, ये यहाँ पे ये कह रहा है कि इस रेक्टिफायर डायोड में जो है कि आप जो यूज करते हो, तो वो एलईडी डायोड क्यों नहीं यूज करते हो? इस कन्वर्टर में एलईडी डायोड यूज क्यों नहीं करते हो? यही तो पूछा है। देखो, किस डायोड, डिस्कारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में क्यों डाला जाता है? इसका मतलब है कन्वर्टर के रूप में, यानी कन्वर्टर क्या आपका एक प्रकार का है रेक्टिफायर, तो रेक्टिफायर के रूप में आप बोला है कि एलईडी को क्यों यूज नहीं करते हो? भाई अगर ऐसा होता तो हम तो केवल हर डायोड, जितने भी डायोड हैं, अगर सब जो है कि रेक्टिफायर का काम करते, तो एलईडी हो गया, फोटो डायोड हो गया, शॉर्टकी डायोड हो गया, जीनर डायोड हो गया, जो है कि क्या पॉइंट कंटेक्ट डायोड हो गया, मतलब जितने भी सारे प्रकार के डायोड हैं, क्या मैं सभी डायोड को जो है कि एज ए रेक्टिफायर यूज नहीं कर लेता? आप बोलोगे सर बिल्कुल यूज कर लेते, लेकिन नहीं कर सकते ना भाई। सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, सबके कार्य अलग है, सबके गुण अलग हैं, सबका काम अलग है, ठीक है। तो यही है कि भाई आप इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका एलईडी है, जो एलईडी है, आप एलईडी का फुल फॉर्म जानते हो, जो आप लोग सभी लोग यूज करते हो, एलईडी का फुल फॉर्म होता है, जिसको नहीं पता होगा वो लिख लेगा, जिसको नहीं पता होगा वो लिख लेगा, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। क्या होता है? लाइट इमिटिंग डायोड। इसका मतलब ये होता है कि जो एलईडी होती है उसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, यानी सप्लाई दोगे, तो उसको जो है कि किसमें कन्वर्ट करेगा? प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा, लाइट में। तो जो एलईडी है भाई, वो किस लिए बनाई गई है कि जो है कि वो जो है कि सप्लाई दिया जाए तो उसको किसमें कन्वर्ट कर दे? प्रकाश ऊर्जा में। इसलिए नहीं बनाई गई है कि उसको जो है कि सप्लाई दे दिया जाए तो उसको जो है कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसा डायोड नहीं है। तो वही मैं बताया कि सारे डायोड का काम अलग है और सबके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तो देखो भाई क्या है, इसलिए नहीं यूज किया जाता कि मतलब हैवीली डोप्ड डिवाइस, ऐसा कुछ नहीं है। हैवीली डोप्ड से, लाइटली डोप्ड से कोई मतलब नहीं। चलो, वेरी लो पावर डिवाइस, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तीसरा क्या है? प्रकाश उत्सर्जन के लिए बनाया गया है, यानी लाइट इमिटिंग के लिए बनाया गया है। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, ये लाइट इमिटिंग के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया राइट आंसर। देखो लास्ट क्या है? वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, टेम्परेचर की के जो अकॉर्डिंग जो है कि टेम्परेचर के प्रति जो है काफी सेंसिटिव होता है। तो ऐसा कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैं बता दूं कि आपका जो निमी बुक है उसमें ऑप्शन नंबर बी सही दिया है। क्या भैया? ऑप्शन नंबर बी दिया है, जो कि क्या है? गलत है। जो कि क्या है? गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो। विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, यानी सिंक्रोनस मोटर का मुख्य उपयोग क्या है? तो देखो भैया, सिंक्रोनस मोटर सभी लोग जानो। देखो, आप जो है कि डीसी जनरेटर और मोटर दोनों पढ़ते हो, ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ते हो, सिंक्रोनस मोटर बहुत कम पढ़ते हो, पढ़ा जाता है लेकिन कम। इंडक्शन मोटर पढ़ते हो, इंडक्शन जनरेटर बहुत ही कम पढ़ा जाता है। तो कहने का मतलब सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन जनरेटर दो ऐसे टॉपिक हैं जिनका बहुत लिमिटेड जगह पे यूज होता है। कारण भी उसका, यदि आप जो है कि इंडक्शन जनरेटर की बात करो, वो यूज होता है विंड पावर प्लांट में, विंड पावर प्लांट में, टाइडल पावर प्लांट में, यानी जहां पर पवन पवन ऊर्जा प्लांट होता है वहां पे।
और जहां पे ज्वार भाटा ऊर्जा यानी समुद्र के पास, वहां पे यूज होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्राइम मूवर की गति होती है वो फिक्स नहीं होती है, हवा कम चलेगा, तेज चलेगा, बार बार चेंज होता रहेगा, तो डायरेक्शन जो आपका शाफ्ट का डायरेक्शन रोटेशन है वो भी चेंज होता रहेगा, तो वहां पे यूज होता है इंडक्शन जनरेटर। सेम दैट आपका जो सिंक्रोनस मोटर है उसको मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं कि सिंक्रोनस जो मोटर होती है उसको आप बोलते हो डबली एक्साइटेड मोटर। क्या बोलते हो भैया? डबली एक्साइटेड मोटर। क्यों? क्योंकि इसको एसी प्लस डीसी दोनों की आवश्यकता होती है। डीसी जो है आप बताओ किसके लिए? डीसी जो है कि एक्साइटर, अभी मैं बताया कि एक्साइटर के रूप में यूज होता है डीसी, और मोटर को स्टेटर पे सप्लाई दी जाती है एसी। तो ये इसको दोनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन लिमिटेड केस में। लेकिन इसका मेन फायदा क्या है? मेन फायदा मेरे भाई इसका ये है कि जब आप पावर जो है कि पावर सिस्टम पढ़ते हो, तो पावर सिस्टम में सबसे ज्यादा अधिक यूज होने वाले यही है। पावर फैक्टर को ये सुधारने का काम करता है। क्या करता है भैया? पावर फैक्टर को सुधारने का काम करता है। लेकिन किस कंडीशन में? किस कंडीशन में आपसे पूछ दे कि पावर फैक्टर को सुधारने का काम जो आपकी सिंक्रोनस मोटर होती है वो ओवर एक्साइटेड कंडीशन में, ओवर एक्साइटेड कंडीशन में। लेकिन इसका एक शर्त और है, विथाउट लोड एक्सटेंशन, लोड एक्सटेंशन, विथाउट लोड एक्सटेंशन। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि सिंक्रोनस मोटर किस कंडीशन में जो है कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का काम करती है, आप बोलोगे कि कोई भी जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो ओवर एक्साइटेड कंडीशन में और जो है कि पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का काम करती है। लेकिन कब? जब उस पर कोई लोड ना लगा हो। तो मैं लिखा ना विथआउट, विथ नहीं लिखा है यहाँ पर, विथआउट रहेगा। ठीक है भाई? विदाउट लोड एक्सटेंशन मतलब उसके साथ पे कोई लोड ना लगा हो, उस कंडीशन में ये जो है कि आपको रिएक्टिव पावर देगी, रिएक्टिव पावर जो है कि देगी, यानी आपको सप्लाई करेगी, डिलीवर करेगी। ठीक है? तो जो है कि उस कंडीशन में जो है कि आपका पावर फैक्टर को इंप्रूव करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या भाई? राइट आंसर। सबसे बेस्ट जो है कि इसका एग्जाम्पल न जाने कितनी बार में जो है कि एग्जाम्स में कितनी एग्जामों में पूछ चुका है, इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो भाई पावर फैक्टर को इंप्रूव करने में। सिंक्रोनस मोटर का किस कंडीशन में? ओवर एक्साइटेड कंडीशन में विथआउट लोड एक्सटेंशन। अगला देखो, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोटर जनरेटर सेट? यानी मोटर जनरेटर सेट का क्या जो है कि लाभ है? अभी भाई लोग आपको पता है कि ये कन्वर्टर, मोटर जनरेटर सेट आपका कन्वर्टर भी होता है। ठीक है? तो वही पूछ रहा है क्या फायदा है। तो मैं आप लोगों को एक चित्र दिखा दूं, ये आपका मोटर जनरेटर सेट है, मुझे लगता है सबको दिख रहा होगा और दिख भी रहा है। ठीक है? तो मोटर जनरेटर सेट है ये। तो मोटर यहाँ पे जो है देख रहे हो एसी लाइन इनपुट, यानी यहाँ पर एसी सप्लाई दी जाती है। किसको? आप बोलोगे सर मोटर को। मोटर के एसी सप्लाई दिए, थ्री फेज एसी सप्लाई। ठीक है? तो मोटर जो है कि रोटेट करना स्टार्ट हो गई। ठीक है? तो भाई जनरेटर को आपको जो है कि क्या चाहिए? प्राइम मूवर। प्राइम मूवर इसका मतलब है कि जो मोटर का शाफ्ट है और जनरेटर का शाफ्ट एक दूसरे से क्या होते हैं? कपल्ड होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि शाफ्ट कपलिंग। क्या लिखा हुआ भैया? शाफ्ट कपलिंग, यानी कपल्ड है। तो ये जो है कि घूमने लगता है, यानी आपका जनरेटर, तो आपको जो है कि डीसी आउटपुट मिलने लगती है। यही है आपका मोटर जनरेटर सेट। तो इसमें बोल रहा है कि भाई मोटर जनरेटर सेट है, ठीक है, तो उसका फायदा क्या है? आप देखो कि मोटर जनरेटर सेट है, तो देखो पहला ऑप्शन क्या है? शोरहीन। लेकिन भाई जब मोटर और जनरेटर दोनों साथ चलेगी तो आप जानोगे कि भाई थोड़ा आवाज तो ज्यादा करेगा, तो नॉइजलेस ये गलत है, इसमें आवाज ज्यादा होगी। दूसरा क्या है? हाई इफिशियंसी। भाई मेरे जब एक जो है कि मशीन है तो कुछ लॉस होता है, दो मशीन हो गई तो लॉस ज्यादा हो जाएगा। भाई जब लॉस ज्यादा हो जाएगा तो दक्षता कैसे हाई हो सकती है? दक्षता तो लो ही होगी, तो ये भी गलत है। क्या है? लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड। लो मेंटेनेंस की रिक्वायर्ड की आवश्यकता होती है। इसका मतलब ये है भाई अगर एक जो है कि मशीन होता, एक मशीन होता तब तो जो भी मेंटेनेंस खर्चा लगता लगता। अब भाई दो दो मशीन है, जनरेटर मोटर दोनों है, तो उसमें ज्यादा खर्चा लगेगा ना, तब तो ये भी गलत है। ठीक? अगला देखो, डीसी आउटपुट वोल्टेज कैन बी इजिली कंट्रोल्ड। यानी जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है वो आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। राइट आंसर होगा। आप बोलोगे सर क्यों होगा? क्योंकि भाई आपको जो है कि यदि आपको पता है कि जो जनरेटर होता है उसके लिए यदि फार्मूला मैं बात करूं किसका, इसके ईएमएफ इंड्यूस्ड का फार्मूला तो कहता है जेड पी एन फाइव
बटे 60A, यही तो होता है एक नॉर्मल डीसी जनरेटर के लिए। तो अगर मैं सारी चीजों को कांस्टेंट मान लूं तो E इज प्रोपोर्शनल टू एन, यानी एन क्या है, स्पीड है। एन क्या है भाई, स्पीड है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको वोल्टेज को बढ़ाना हो या फिर घटाना हो तो आप स्पीड को भी बढ़ाओगे या फिर घटाओगे। तो अब बताओ क्या आसान नहीं है जो है कि वोल्टेज को कंट्रोल करना? आप बोलोगे सर बिल्कुल आसान है। मैं बोलूंगा कैसे? आप बोलोगे सर आप जो है कि यहाँ से स्पीड जो है कि सप्लाई वोल्टेज कम करके स्पीड जो है कि कम कर दो, अपने आप जो है कि इसका सप्लाई वोल्टेज कम हो जाएगा। आप स्पीड सप्लाई वोल्टेज को बढ़ा करके स्पीड बढ़ा दो और इसकी भी स्पीड बढ़ जाएगी, तो अपने आप इनका जो है कि इंड्यूस वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो ये आसान हुआ कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल आसान हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द रोटरी कन्वर्टर? रोटरी कन्वर्टर के बारे में मैं आज भी डिस्कस हुआ है, पिछली क्लास में भी हो चुका है। तो वही पूछ रहा है कि जो रोटरी कन्वर्टर है, जो रोटरी कन्वर्टर इसमें जो एक्स दिया है वो कौन सा पार्ट है? ये एक्स। तो अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बगल में दिखा दे रहा हूं कि जो एक्स किसको पूछा। देखो ऐसे, ये ऐसे ऐसे है, ठीक। यहाँ पे ब्रश लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? ये अगर जिसको नहीं पता होगा मेरे भैया ध्यान रखना, ये क्या है? कम्यूटेटर है। क्या भैया? कम्यूटेटर है। ये कम्यूटेटर है। ये क्या है? ब्रश है। ये क्या है? ब्रश है, ठीक है। और आपको पता होगा जो कम्यूटेटर है वो क्या करता है? वो क्या करता है भाई? करंट को जो है कि एक डीसी बनाने का काम करता है। ये आप डीसी मोटर और जनरेटर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डीसी मोटर या जनरेटर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसका मतलब यह है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है या फिर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मैं आपको बताया हूं कि चाहे कोई सी भी जनरेटर हो, वो हमेशा और हमेशा, जैसे डीसी होता है ना, हमेशा और हमेशा भाई वो उसके आर्मेचर में एसी करंट ही उत्पन्न होती है, यानी जो बनता है वो एसी करंट ही होता है। लेकिन उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कम्यूटेटर करता है। वो कौन करता है भैया? कम्यूटेटर। तो जो कम्यूटेटर है, यानी इसी को यक्स पूछा है, ये यक्स क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। ब्रश क्या करता है? ब्रश जो है कि सर धारा को इकट्ठा करने का काम करता है। क्या करता है भैया? धारा को इकट्ठा करने का काम करता है। कौन भैया? आप बोलोगे सर ये तो काम ब्रश करता है, ठीक है। तो कौन करता है भैया? क्या है भैया इसका काम? कन्वर्ट एसी टू डीसी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। रिड्यूस वोल्टेज ड्रॉप ऐसा कुछ नहीं है। हेल्प टू डिलीवर विथआउट नॉइज ऐसा कुछ नहीं है। कलेक्ट द डिलीवर डायरेक्ट करंट, यानी वितरित प्रत्यक्ष धारा को एकत्र करना, ये जो है कि ये काम ब्रश का है। ये काम किसका है भैया? धारा को इकट्ठा करना, ये ब्रश का काम है। लेकिन यहाँ ब्रश नहीं, कम्यूटेटर के बारे में पूछा है, तो कम्यूटेटर एसी टू डीसी कन्वर्ट करने का काम करता है। और आप सारे भाइयों को पता होगा कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं हार्ड डान कॉपर से बने होते हैं। जो ब्रश होता है वो जो है कि मैक्सिमम केसेस में ग्रेफाइट और कार्बन का बना होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन अ सिंक्रोनस मोटर एट स्टार्टिंग? यानी स्टार्टिंग करते समय जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसमें डैम्पर वाइंडिंग का क्या काम होता है? डैम्पर वाइंडिंग का क्या काम होता है मैं आपको बता दूं भैया। डैम्पर वाइंडिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये आपका सपोज दैट ये जो है मैंने रोटर बना दिया किसका? सेलेंट पोल टाइप। किसका? सेलेंट पोल टाइप मैंने रोटर बना दिया। और ये जो मैं बना रहा हूं गोला गोला सा भैया, यही होता है डैम्पर वाइंडिंग। क्या होता है भैया? डैम्पर वाइंडिंग। आपसे पूछे डैम्पर वाइंडिंग कहाँ पे मतलब बना होता है, यहाँ पे की जाती है? आप बोलोगे सर जो पोल होता है उसके फेस पे। क्या पोल होता है? उसके फेस पे। इसको फेस बोलो, पोल फेस बोलो, या फिर जो है कि पोल शू बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों एक ही चीज है। और ये दोनों डैम्पर वाइंडिंग एक सभी क्या होती हैं? अगर मैंने तो ये जो है कि एन और एस एक जोड़े पोल के लिए बनाया है। अगर 10 20 100 50 कितने भी होते हैं तो सारे के सारे जो है कि आपके जो है कि डैम्पर बाइंडिंग एक दूसरे से सॉर्टेड होते हैं। क्या होते हैं? सॉर्टेड होते हैं। तो वही बोल रहा है कि शुरू में एक सिंक्रोनस मोटर डैम्पिंग बाइंडिंग का क्या उद्देश्य है, तो मैं बताया हूं कि आप भाई ये आपकी जो है कि सपोज दैट थ्री फेज सप्लाई आपने दे दिया, थ्री फेज सप्लाई आपने स्टेटर पे दे दिया। आप जैसे ही थ्री फेज सप्लाई दोगे
इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। क्या होगा भैया? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और आपको पता है कि ईएमएफ इंड्यूस होने का क्या कंडीशन है? आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, और इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? रिलेटिव मोशन होना चाहिए। आपने सप्लाई दिया, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया, ठीक है। कंडक्टर है, वो भी है। तब अब जो है कि सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन कैसे होगा? मैं बोलूंगा होगा। कैसे होगा भाई? आपका जो फील्ड है वो तो रोटेटिंग हो रहा है ना, इसका मतलब फील्ड भी है और रोटेट भी कर रहा है, तो दोनों काम हो गया, कंडक्टर भी है। इसका मतलब है कि जब रोटेटिंग कंडक्टर जो है कि इस जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर को काटेगा, तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या करता है कि जब जब कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड या जो एक कंडक्टर को काटता है तो उसमें क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब भाई इसका मतलब है कि इसमें ईएमएफ यानी वोल्टेज उत्पन्न हो गया। और मैं अभी बताया कि सारे कम जो है कि आपकी डैम्पर वाइंडिंग एक दूसरे से शॉर्टेड होती हैं। जब शॉर्टेड है तो आपको पता है कि जब किसी भी सर्किट में करंट कब फ्लो होगा? जब करंट जो है कि सर्किट आपका क्लोज हो, तो भाई ये एक दूसरे शॉर्ट है, इसका मतलब क्लोज है। इसका मतलब क्लोज है तो भाई करंट फ्लो होने लगेगी। अब बताओ लेंज लॉ क्या कहता है? लेंज लॉ यही तो कहता है कि जो आपका प्रभाव है वो क्या करता है? कारण का विरोध करता है। क्या भैया? कारण का विरोध। तो भाई प्रभाव यानी इफेक्ट हमको लास्टली क्या मिला? करंट मिला। लास्टली हमको जो इफेक्ट मिला हमको क्या मिला? करंट मिला। तो प्रभाव क्या था? प्रभाव यही था कि भाई आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यह है कि अगर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ही ना होता तो करंट ही ना उत्पन्न होती। तो ये जो है कि प्रभाव जो है कि कारण का विरोध करता है। इसका मतलब यह है कि करंट जो है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करती है, और उस विरोध करने के कारण ही जो है कि अपने आप को घुमाने लगती है। ठीक है, अपने आप को घुमाने लगती है। तो भाई स्टैटिक मैग्नेट का क्या काम है? कि अपने आप को घुमाने का काम करता है। तो देखो भाई, ऑप्शन पढ़ो। ऑप्शन क्या है? रोटेशन शुरू करने के लिए उच्च वोल्टेज उत्पादन करता है? नहीं, वोल्टेज उत्पादन नहीं करता। मोटर को घुमाने के लिए उच्च धारा उत्पादन करता है? देखते हैं। क्या लिखा है भाई? प्रोड्यूस टार्क यानी टार्क पैदा करता है और तुल्यकाली गति में फास्ट चलता, लिखा है ना, हिंदी पढ़ो। प्रोड्यूस टार्क यानी टार्क उत्पन्न करता है, एंड रन्स नियर इन सिंक्रोनस स्पीड यानी बलागुड़ पैदा करता है और सिंक्रोनस स्पीड से मतलब सिंक्रोनस स्पीड के अराउंड जो है कि घूमता है। लास्ट क्या? प्रोड्यूस्ड हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड, एक नियत गति बनाए रखने के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। तो देखो ये गलत है। आप मैं बता रहा हूं कि आपके निमी के बुक में ऑप्शन नंबर डी सही दिया है, लेकिन ये गलत है। क्या मैं आपको बताया कि ये जो है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है? बोलोगे नहीं सर। ठीक है, चलो दो एक इसमें लिखा है कि हाई। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा क्या है कि घुमाने के लिए हाई करंट उत्पादित करता है। तीसरा क्या है? ये सही है, ये सही है, लेकिन अगला देखो। प्रोड्यूस टार्क, टार्क उत्पन्न करता है और सिंक्रोनस स्पीड के लगभग पास में जो है कि कंटिन्यूअसली रन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका इन सभी में सबसे अच्छा जो आंसर है, राइट आंसर वो सी है। सब में सबसे द बेस्ट आंसर होने वाला वो कौन सा भैया? सी है। कि जो है कि आपका टार्क उत्पन्न करता है कौन? इंडक्शन टार्क। कौन सा टार्क? इंडक्शन टार्क उत्पन्न करता है और सिंक्रोनस स्पीड के पास में चलता रहता है। आपको पता है कि जो सिंक्रोनस मोटर है या फिर जनरेटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे ही काम करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई? राइट आंसर। अगला देखो। हाउ द सिंक्रोनस मोटर इज यूज्ड एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर, एक सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे यूज किया जाता है? इसकी चर्चा पहले हो चुकी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा यहाँ पे। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बताऊंगा कि देखो, ये सिंक्रोनस मोटर का एक जो है कि मैंने आपको ग्राफ दिखाया है। इसके बीच में इसको बोलते हैं वी कर्व। लिखा है ना वी कर्व? दिख रहा है नहीं भाई? हाँ दिख तो रहा है। तो लिखा हुआ है ना कि वी कर्व। हाँ भाई, तो देखो ये वी कर्व है। वी कर्व क्यों? केवल केवल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, पीले वाले की नहीं। ये वी कर्व है। और जो नीला वाला है, जो नीला वाला है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड, इन्वर्टेड वी कर्व। इन्वर्टेड वी कर्व। आपसे पूछ दे जो वी कर्व किसके किसके मध्य होता है, तो भाई ध्यान रखना जो वी कर्व होता है वो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के मध्य होता है। देखो यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है ये आर्मेचर करंट आई ए, ये मैं लिख दे रहा हूँ ये आई ए, और ये फील्ड करंट आई एफ।
ठीक है। और आपसे पूछते इन्वर्टेड भी कर्व किसके बीच बीच होता है? इन्वर्टेड भी कर्व जो होता है मेरे भैया वो फील्ड करंट और पावर फैक्टर जिसको आप cos फाई बोलते हो इसके मध्य होता है, जो है कि आपका इन्वर्टेड वी कर्व। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सिंक्रोनस मोटर में कंडेंसर के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है? तो भाई मैं आपको बताया कि आप पिछले जो एक क्वेश्चन में बता चुका हूं कि ओवर एक्साइटेड कंडीशन में, तो ओवर एक्साइटेड कंडीशन यहाँ आप देख रहे हो लीडिंग पावर फैक्टर लिखा है, यहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर लिखा है, दिख रहा है नहीं भैया? हाँ दिख रहा है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लीडिंग पावर फैक्टर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भैया? लैगिंग पावर फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब जो ये पॉइंट है इसके पहले यहाँ पे जो करंट IF होगी चाहे जो भी होगी, इसके पहले आपका लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा और इसके आगे जो है कि लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करेगा। और मैं क्या पिछले क्वेश्चन में यही नहीं बताया हूं कि कोई भी सिंक्रोनस मोटर होती है वो ओवर एक्साइटेड का मतलब कब? ओवर एक्साइटेशन किस में दिया जाता है? आप बोलोगे सर एक्साइटेशन तो रोटर में दिया जाता है, एक्साइटेशन रोटर में दिया जाता है। तो भाई वही बता रहा हूँ भाई, ओवर एक्साइटेड कंडीशन में और जब आपका लोड ना लगा हो शाफ्ट पे उस कंडीशन में आपका जो ये सिंक्रोनस मोटर होती है वो किस पे वर्क करती है, मतलब कैसे वर्क करती है? एज अ कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर। तो वही पूछ रहा है सिंक्रोनस कंडेंसर मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे यूज किया जाता है? तो देखो वेरिंग द मोटर लोड, मोटर के लोड को चेंज करके, ऐसा कुछ बात ही नहीं है, गलत बात है। देखो वेरिंग द रोटर एक्साइटेशन, वही तो मैं बता रहा हूँ, रोटर के एक्साइटेशन को आप चेंज करके सिंक्रोनस कंडक्शन के रूप में चेंज कर सकते हो। देखो अगला क्या है? मोटर में स्टेटर वोल्टेज में बदलाव करके, स्टेटर वोल्टेज में बदलोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके जो है कि पावर फैक्टर पे। ठीक है, अगला देखो वायरिंग स्टेटर करंट इन मोटर, स्टेटर करंट में चेंज करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जो एक्साइटेशन का संबंध है सिर्फ और सिर्फ जो है कि आपके रोटर से होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो ठीक है। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या काम है? सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या काम है? तो क्या मैं आपको नहीं बताया हूं अभी भी? सिंक्रोनस मोटर में जो डैम्पर वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग टार्क प्रोवाइड करने का काम करता है भैया, स्टार्टिंग टार्क प्रोवाइड करने का काम करता है डैम्पर वाइंडिंग। मैं आपको ये भी बता चुका हूं, मेरे भाई कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, दो के दोनों मोटर जो है कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होती हैं। तो सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए आप जो है कि डैम्पर वाइंडिंग प्रोवाइड करते हो, लेकिन इंडक्शन मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए आप फेज स्प्लिटिंग मेथड का यूज करते हो। तो भाई यहाँ पे डैम्पर वाइंडिंग यूज इसलिए किया जाता है सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। तो देखो पावर फैक्टर बनाए रखने ऐसा कुछ नहीं है, फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए तो बात ही गलत कह रहा है, नियत गति बनाए रखने के लिए ऐसा कुछ नहीं। लास्ट क्या? सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए यानी शुरू करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो वही में देखो इसमें चित्र भी बता दिया हूं कि ये आपकी डैम्पर वाइंडिंग है, मैं कई बार बना रहा था। अब देखो ये आपका मेन पोल हो गया, ये आपका मेन पोल हो गया, ठीक है। और ये जो है कि ये सब देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ फील्ड वाइंडिंग, ये सब जो है कि आपकी फील्ड वाइंडिंग है। लेकिन जो पोल फेस है उस पे क्या है? डैम्पर वाइंडिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोल फेस पे क्या है भैया? ये डैम्पर वाइंडिंग है, ठीक है। तो ये डैम्पर वाइंडिंग स्टार्टिंग करने का काम करती है। चल अगला देखो, विच कन्वर्ट इज हैविंग हाई एफिशिएंसी, यानी कौन सा इन्वर्टर है जिसमें कन्वर्टर है जिसमें एफिशिएंसी सबसे हाई होती है? तो भाई आप लोग बताओ कि जो है कि इसमें देखो मरकरी आर्क रेक्टिफायर कन्वर्टर होता है, मोटर जनरेटर सेट होता है, रोटरी कन्वर्टर, एससीआर कन्वर्टर। तो सबसे पूछ रहा एफिशिएंसी सबसे हाई किसकी होगी? आप बताओ। इसमें जो है कि रोटेटिंग पार्ट है उसमें ज्यादा लॉसेस होगा, रोटरी कन्वर्टर। मोटर जनरेटर सेट में भी वही प्रॉब्लम है कि भाई ज्यादा जो है कि दो मोटर है उनको इनपुट दोगे तो दोनों में लॉसेस होगा जो होगा, और दोनों में जो है कि आपका जो है कि दक्षता कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो मरकरी में यही प्रॉब्लम है, मरकरी आग में। लेकिन जो आपका एससीआर टाइप है, क्या भैया देखो एससीआर कन्वर्टर, इसमें मैं एक्चुअली केवल ब्रिज का मैं दिखाया हूं, लेकिन जो एससीआर कन्वर्टर होता है, ये एससीआर कन्वर्टर में भाई कोई रोटेटिंग पार्ट तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कि इसमें कोई रोटरी पार्ट है, पार्ट ही नहीं है। तो जितना भी दोगे सबसे अधिक इफिशियंसी इसमें ही आएगी, क्यों? क्योंकि इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है भैया? राइट आंसर एससीआर कन्वर्टर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो हाउ सिंक्रोनस मोटर वर्क एज पावर फैक्टर करेक्टर, यानी सिंक्रोनस मोटर जो होती है पावर फैक्टर को सुधारने
के लिए किस के रूप में काम करता है, तो आप कैसे काम करा सकते हो। तो भाई वही तो, ये तो जो है मेरे हिसाब से जो है दोहराया हुआ क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि मैं अभी बताया हूं कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है, सिंक्रोनस जो मोटर होती है, वो पावर फैक्टर यदि उसको सुधारना हो तो आप उसके जो फील्ड वाइंडिंग है, जिसके जो फील्ड वाइंडिंग है, आगे अभी चलो, जो उसकी फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग या में आप जो है क्या करोगे, या फिर इसको फील्ड वाइंडिंग किस पे की जाती है, रोटर पे ही की जाती है। तो इसको इस पे आप क्या करते हो, एक्साइटेशन देते हो। तो एक्साइटेशन को चेंज करके ही आप जो है कि पावर फैक्टर को चेंज करा सकते हो। भाई तो मैं डिटेल में आप बताया हूँ भाई, वही आपसे पूछ रहा है कि पावर फैक्टर सुधारने के लिए कौन सा जो है विधि आप यूज करोगे। तो लाइन वोल्टेज को बढ़ाने घटाने से कुछ नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या, मोटर की गति बढ़ाने से घटाने से कुछ नहीं होगा, ये भी गलत है। तो क्या बचा, वेयरिंग द फील्ड एक्साइटेशन, यानी आईएफ को चेंज करोगे, फील्ड एक्साइटेशन को, तो आपकी जो पावर फैक्टर है वो स्वतः ही चेंज हो जाएगी। पावर फैक्टर विल बी चेंज, पावर फैक्टर विल बी चेंज व्हेन वी विल चेंज द फील्ड एक्साइटेशन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या भाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो चलो इसको वही तो मैं बताया हूं यहाँ पे भी। अगला देखो, विच रजिस्टर इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी। अच्छा, मैं आपको अभी क्या क्लास स्टार्ट होने से पहले बताया था कि भाई ये जो चैप्टर क्लास होगी 15वीं नंबर की, ये जो है कि आपके थर्ड सेमेस्टर की क्लास लगभग इसमें कंप्लीट हो जाएगी, जो कि हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो आपके फोर्थ सेमेस्टर के होंगे। कितने किसके होंगे भाई, फोर्थ सेमेस्टर। तो भाई मैं क्या बोलता हूँ कि जब आप जो है कि प्रिपरेशन एमसीक्यू लगा रहे हो, तो एमसीक्यू को लगाने से पहले आपको थियरी पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। यदि मैं आपको इतना समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत डिटेल में, तो वो क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर थियरी आदमी ना पढ़ाता तो कहाँ समझता और समझाता। तो वही चीजें हैं कि आपको एमसीक्यू को करने से पहले आपको थ्योरी को समझना कंपलसरी है। तो भाई यदि आपको थ्योरी कंप्लीट जो है कि तरीके से पढ़ना है और समझना है, उसके बाद यदि आप थ्योरी कंप्लीट कर लेते हो तो एमसीक्यू तो आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को यदि थ्योरी पढ़ना हो काफी डिटेल में जो है कि, तो आप क्या करोगे, हमारे जो है ग्लोबल आईटीआई का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाओगे, प्ले स्टोर में लिखोगे ग्लोबल आईटीआई, वहां आपका एप्लीकेशन आ जाएगा और आप उसको लोड कर लोगे। वहां पे हमेशा तो मुझे तो लगता है मैक्सिमम केसेस में जो है कि ऑफर वगैरह ही रहते हैं, 450, 500, 550 जो भी में मतलब पेड कोर्स मिल जाएगा। और उसमें जो है कि पावर सिस्टम, मोटर, जनरेटर, हर एक चीज मतलब पूरे सब्जेक्ट आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, फोर्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, इंप्लॉयबिलिटी स्किल, जो है कि रीजनिंग वगैरह, मैं सारी चीजें आपको कॉम्पिटेटिव, यहाँ तक कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड सब जो है कि आईटीआई लेवल पे जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब हो के आपको कोर्सेज मिल जाएगा, सिर्फ जो है 500 से 600 रुपए में। तो वहां पे आप जो है कि परचेज करके अपने एग्जाम को काफी बेहतर बना सकते हो। तो यहाँ पे इतना आपको जो है कि जो मैं इतना समझा रहा हूँ तो आपको परेशानी नहीं होगी एमसीक्यू को करने में। ठीक है भाई, तो चलो आपका टाइम वेस्ट ना करते हो भाई, चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, विच रजिस्टर इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, यानी निम्न में प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस जो है रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। देख भाई मैं आपको बताऊं एक बात कि जो आपका ये होता है वीडीआर, जिसको आप बोलते हैं वैरिस्टर, वैरिस्टर या फिर वोल्टेज, एक सेकेंड, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, ये होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, जो का जो है कि आपका वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर या फिर वैरिस्टर। ये एनटीसी मतलब होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है भाई, अगला क्या है, पीटीसी मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। लास्ट है क्या, एलडीआर, एलडीआर का मतलब क्या होता है भाई, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो आपसे वही तो पूछ रहा है कि भाई लाइट की तीव्रता को हमने किस रजिस्टर का यूज करते हैं, एलडीआर का, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा भाई, राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कि जो एलडीआर होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, आप बोलोगे सर ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। आप बोलोगे सर नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, मैं बोलूंगा मेरे भाई कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये है कि आप उसको जो है कि प्रकाश दोगे, यानी उसकी तापमान बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, और जो है कि यदि आप जो है कि तापमान घटाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो विच कोड इंडिकेट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड, यानी इनमें से कौन सा कोड है जो सिलिकॉन कंडक्टर डायोड को जो है दर्शाता है, तो भाई ये आपका BY126 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, देखो व्हाट इज द इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, यानी फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है भाई, एक ध्यान देना, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें दो होते हैं, एक होता है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है इसमें होता है ब्रिज ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। तो देखो जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इसका जो यहाँ जिसको बोला है रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी को ही आउटपुट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो हाफ वेव के लिए होता है वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये किसके लिए, आप बोलोगे सर ये हाफ वेव के लिए है, इसके लिए हाफ वेव, लेकिन यहाँ पे तो आपसे फुल वेव पूछा है। जब फुल वेव पूछा है भाई ध्यान रखना, फुल वेव में चाहे सेंटर टेप हो चाहे ब्रिज जो है कि फुल वेव रेक्टिफायर हो, दोनों के लिए जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी जिसको आप बोलते हो कि रिपल फ्रीक्वेंसी, वो इनपुट फ्रीक्वेंसी का दोगुना होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आपसे पूछ दे सर हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज किए जाते हैं, तो ना हाफ वेव रेक्टिफायर में भाई एक डायोड यूज होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर में दो मैंने आपको बताया, एक जो है कि सेंटर टेप बताया और जो है एक आपको ब्रिज रेक्टिफायर बताया। तो जो सेंटर में आपको दो डायोड यूज होते हैं लेकिन ब्रिज में 4 डायोड यूज होते हैं, ये भी कई क्वेश्चन पूछा है। इसका जो वेवफॉर्म होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का ऐसे ऐसे और ऐसे होता है, लेकिन जो इन दोनों का जो है कि आपका वेवफॉर्म होता है वो ऐसे 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 होता है। इसीलिए इसका मतलब यह है कि इस देख रहे हो यहाँ, अगर इसको डिटेल में पढ़ा जाए तब मजा आता है कि रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर हाफ वेव फुल वेव क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक सक्रिय घटक कौन सा है, यानी एक्टिव एक कंपोनेंट, एक्टिव कंपोनेंट का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि ऐसे इक्विपमेंट एलिमेंट जो है कि जो एनर्जी को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं, यानी एनर्जी देने का काम करते हैं। ठीक है, एनर्जी देने का काम का मतलब यह हुआ कि खुद से एनर्जी जनरेट करते हैं, खुद से एनर्जी जनरेट करते हैं। जैसे आपका जो कि अल्टरनेटर हो गया, जनरेटर हो गया, ये क्या है, एक्टिव कंपोनेंट हो गया। लेकिन एक चीज बात ध्यान रखना, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं सारे के सारे क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है, सारे के सारे क्या है, एक्टिव कंपोनेंट। जैसे बीजेटी हो गया, फेट हो गया, मासफेट हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है। ठीक है, तो देखो जो ट्रांजिस्टर है वो क्या है, एक्टिव कंपोनेंट होता है, एक्टिव कंपोनेंट होता है आपका ट्रांजिस्टर। रजिस्टर तो भाई एक्टिव कंपोनेंट होता ही नहीं है। ठीक है, कैपेसिटर भी नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये एनर्जी को, कैपेसिटर इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में जो है कि स्टोर करने का काम करता है, उसको जो है कि तुरंत जो है कि यदि मतलब लोड मिले तो उसको जो है कि वो डिलीवर कर देगा, लेकिन उसके बाद खुद की एनर्जी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी गलत, ऑप्शन नंबर वही काम, ये आपका जो इंडक्टर है मेरे भाई, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के फॉर्म में एनर्जी को जो स्टोर करता है, लेकिन लोड मिले तो उसको दे देगा, लेकिन तुरंत ही जो है कि फिर डिस्चार्ज करने के बाद कुछ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि इसका खुद की एनर्जी नहीं है। तो जितने भी ध्यान रखना, जितने भी जो एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट है, वो क्या है आपके जो है कि एक्टिव कंपोनेंट है। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ ट्रांसफार्मर क्या है, एक्टिव या फिर पैसिव, तो ध्यान रखना ये भी पैसिव है। क्यों, क्योंकि ये जो है कि खुद की इसकी कोई एनर्जी नहीं होती भाई, इसको तो एक साइड सप्लाई देते हो, दूसरे साइड जो है कि लोड को देता है, इसका कुछ है नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंडिकेट करता है, तो इसको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी, यानी आर से आप जो है कि कैडमियम सल्फाइड को इंडिकेट करते हो, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है भाई। चलो तो चलो
आपका क्वेश्चन जो है कि समाप्त हो गया। मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को काफी बेहतर समझाने की कोशिश किया मेरे भैया लोग, और आप लोगों को भी मुझे लगता है कि आप भी काफी अच्छा तरीके से समझे होगे, सीखे होगे। और यदि हमारी क्लास आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और हमारे चैनल ग्लोबल ITI को भाई सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, नई क्लास में, नई ऊर्जाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।